सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि गजा में जारी मज़ालिम की सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं है, बल्कि इस बर्बरियत को फौरी तौर पर रुकना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस के 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहती ऑर्डर जारी किया था, जबकि IMF की जानिब से $7 अरब कर्ज की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जो कि मौसूल हो गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, अब इस पर नजरसानी होगी या फैसला भी हो सकता है? नॉन इशू है जी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सवाए इसके कि एक इंतशार सा यहाँ पे पैदा है मुल्क में, और इसमें अब मतलब जज साहिबान क्या फ़ैसला करते हैं, क्या नहीं करते, उसका नतीजा क्या होता है, कौन सा मुसवदा आता है, कब उसकी तारीख होती है, क्या होता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रा अगर उस पर गौर करें तो पिछले कुछ 24, 48, 72 कुछ 3-4 रोज़ से ये तरमीम पे लगता है कि एकदम से जो इसका टेम्परेचर था तरमीम के हवाले से वो एकदम से नीचे आ गया। अब आपको बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फाल नज़र नहीं आ रहे, मुख्तलिफ जमातों के, वो MNA से कांटेक्ट करते नज़र नहीं आ रहे, पार्लियामेंट का इजलास कब होगा, कैसे हो, क्या होगा, क्या मतलब वो एकदम जो वो पीक पे गया था मामला, वो अचानक ठंडा सा हो गया। ठीक है, तो या तो वो किसी यहाँ पे कोई किसी तब्दीली से वो तो उसका ताल्लुक था कि जिसकी वजह से वो एकदम से बहुत, देखे ना अभी कहाँ पे मतलब है कि कई MNAs मुल्क से बाहर हैं, कई सेनेटर्स बाहर हैं, और ये सारा मामला है जी पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत का, ये और ये सारा जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है, इसको तो मैं एक फसाद ये इंतशारी कहूँगा, क्योंकि इसका मुल्क के जो इश्यूज हैं वो तो बिल्कुल अलग है। वो ये आप देखेंगे, ये तरमीम मंजूर होनी है, जो भी कुछ होना है, ये कुछ मेरे ख्याल से 8-10 तारीख तक इसने हो जाना चाहिए इसको। उसकी वजह ये है कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है, और उसमें मतलब अभी तक सरकारी तौर पे तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बात के इम्कानात हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी पाकिस्तान है, इस बात के इम्कानात हैं। अच्छा, तो एक तो ये बात हुई, तो ये जो भी कुछ है वो देखते हैं कि किस तरह जाता है मामला। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो IMF की तरफ से पाकिस्तान इस मरहले से तो गुजरा, इस वो कहते हैं ना इस दुश्वार मरहले से तो गुजरा, लेकिन फिर वही बात कि क्या पाकिस्तान हमेशा IMF में ही रहेगा या इससे निकलने का कोई प्लान भी है। और प्लान जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि IMF से जब वो बात कर रहे होते हैं तो IMF की बातों से ही वो प्लान आपके सामने आ जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि खर्चे कम करो, उन्होंने कहा स्कीम्स ख़त्म करो, मतलब वो एक तो उसका पॉलिटिकल टूल है, होगी आज की दुनिया में, ठीक है ना। लेकिन IMF भी थोड़ा सा ग्रेजुअली उसको भी मुल्कों के साथ थोड़ा सा अपना रवैया नरम करना पड़ेगा, इसलिए कि अब दुनिया में दूसरे ब्लॉक्स भी बन रहे हैं और दूसरी करेंसीज भी आ रही हैं और ब्रिक्स भी बन रहा है, और एक मुतबादिल पैरेलल सिस्टम जो है वो दुनिया में जन्म ले रहा है। तो IMF का वो जो दौर था ना कि सैंक्शंस लगा दी, तो ये तो उससे IMF को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, और वो अच्छा है कि इसमें, लेकिन यहाँ इशू ये था कि यहाँ पर ये सिर्फ एक IMF का हमारा कोई, आप कहें ना कि डिप्लोमेटिकली हमारा कोई प्रॉब्लम था उनके साथ, IMF के साथ, और इसमें अमेरिका था और बाकी वेस्टर्न, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था, क्योंकि IMF ने इसमें ये कहा था कि आप चाइना से भी बात करें। तो यहाँ पर चाइना, अमेरिका, हमारे जो बिरादर इस्लामी ममालिक, वो सारे के सारे कुछ बातों पे मुत्तफिक हो गए थे कि पाकिस्तान को अपने खर्चे, अपनी एलीट कैप्चर, अपने जो बहुत बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी, अच्छा हुकूमत से मुराद मेरी ये कोई सियासी हुकूमत नहीं है, आप ज़रा गवर्नमेंट का जायज़ा लेना, करप्शन को पकड़ने के लिए जितने अदारे हैं उतनी ही करप्शन बढ़ रही है। तो मतलब बेशुमार कमेटियाँ, बेशुमार जो, तो मतलब है कि पेंशन फंड्स और वो जनाब वो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं आपने, कोई सर पैर उनका है नहीं। तो वो जो साइज़, अब जो इसकी डाउन साइजिंग का लफ्ज़ तो मेरे ख्याल से लफ्ज़ ही गलत है, ये राइट साइजिंग होना ज़रूरी है कि जितने लोग चाहिए आपको
और आने वाले दिनों में आपको कम लोग चाहिए होंगे, ये भी मैं बताऊं, क्योंकि जितने लोग इस वक्त अगर कोई सोच रहा है कि अगले साल यहाँ पे यार 5,000 बंदा है तो हमें शायद 2,000 या 3,000 से काम चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगले साल हो सकता है आपको सिर्फ 1,000 आदमी या 500 आदमी चाहिए हो, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और बाकी जो ऑटोमेशन और जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में और हर जगह पर कम से कम लोग काम कर रहे होंगे, और बाकी काम जो है वो मशीन्स अपने आप कर रही होंगी। तो ये है कि अब उसके लिए तैयार होना है ना आपने। ये नहीं कि लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, वो लोग फारिग हो जाएंगे जो कि यानी मशीन्स के लिहाज से अपने आप को चला नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये हर दौर में जब तब्दीली होती है, जब इस तरह के कोई इनकलाब आते हैं, एक दौर में जो है वो टेलीफोन के ऊपर जब शुरू में फ़ोन आया एक अरब मुल्क में, बड़े अरब मुल्क में, तो वहाँ पर ये बात फैल गई कि जी इसमें तो शैतान बोलता है। फिर जो उनके बादशाह हैं, उनको, जो अब दुनिया में नहीं है उस वक्त, तो उनको कुरान शरीफ सुनाया गया टेलीफोन पे। तो फिर उन्होंने इजाज़त दी कि मुल्क में अब इसमें तो तलावत भी आती है। तो हमारे यहाँ लाउड स्पीकर हराम था एक वक्त में, पाकिस्तान में फतवा आ गया होता कि लाउड स्पीकर हराम है, ठीक है, बाकायदा। लेकिन फिर पता चला कि नहीं भाई, नई दुनिया के लिहाज से आपने आगे अपने आप को लेके चलना है। इस्लाम जो है वो एक बड़ा यानी बहुत प्रोग्रेसिव मज़हब है, और उसके अंदर साइंस की गुंजाइश और अलूम की और कैसे इवॉल्व करना है, ये सारा जो है उसमें मौजूद है। एनीवे, तो ये अब ये है कि ये इशू है कि इसमें आपने कैसे आगे चलना है, इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। और बाकी शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की आज अक़वाम मुत्तहिदा में, उस स्पीच में दोनों चीज़ें जो दोनों अब ग्रेजुअली पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग अब हो रही है ग्लोबल स्टेज पे, इसको छोड़ दें आपके शहबाज शरीफ हैं या कोई और वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान की बता रियासत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग हो रही है इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे, वो पोजीशनिंग जो है वो एक नई पोजीशनिंग है, उसमें एक तब्दीली आपको नज़र आ रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बड़ा खुल के स्टांस लिया हुआ है गज़ा पे, और पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, दुनिया के, पूरी दुनिया का जो बड़ा हिस्सा, जो कि गज़ा की जारियत को और इसको जुल्म को बंद करने की बात कर रहे हैं, जो इसराइल और लेबनान की जंगबंदी की बात कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर भी बात की। और तीसरा जो है वो इश्यूज़ उन्होंने कश्मीर का उठाया, और कश्मीर लिंक हो रहा है अब गज़ा के साथ, जो इससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आनी शुरू हुई थी बात, और अब वो हर जगह हो रही है कि पाकिस्तान दो इश्यूज़ को एक साथ उठा रहा है सरकारी सतह पे, और जो है एक कश्मीर का इशू और एक जो है वो इशू जो कि गज़ा का इशू है। अच्छा, अब उसकी एक तारीख़ी वजह भी है। ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर जो ताकतें आईं और जो कॉलोनीज़ उन्होंने इन इलाकों को बनाया, और यहाँ से वो अजब किस्म के मामला छोड़ के चली गई, यानी वो अजीब सरहदें बना के यहाँ से रुखसत हो गई, जो ना सरहदें थीं, जो वो मतलब उन्होंने बस बना ली, कोई मैकमोहन साहब के नाम से है, तो कोई ड्यूरेंट साहब के नाम से है, तो कोई जो है किसी के नाम से है, तो वो मतलब दो पंजाब बन गए, ठीक है ना। अब देखिए ना, दो बलोचिस्तान हो गए, मतलब है कि अजीब सी बात है ना ये। एक बलोचिस्तान जो है वो ईरान में, एक बलोचिस्तान इधर है, और एक जो है वो ड्यूरल लाइन बीच में थी, उसको मसला चले हल हुआ, तो ये किसी तरह से कश्मीर का जो है। तो अब ये है कि ये, और ये अगर यहाँ नहीं हुआ, ये जब कॉलोनीज गई हैं, तो आप देखेंगे अनफिनिश्ड एजेंडा जो यहाँ पे अभी तक इश्यूज खड़े हैं, वही इश्यूज आपको मिलेंगे वहाँ पर जो कॉलोनीज गई हैं, वही आपको मिलेंगे इश्यूज अफ्रीका में, वही इश्यूज आपको मिलेंगे पैलेस्टाइन के अंदर, वही आपको मिलेंगे लेबनान के अंदर, वही आपको इश्यूज मिलेंगे। एक ही साल है ना, वही साल मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर जब निकल रही हैं कॉलोनीज यहाँ से, तो आपको वही मामलात आपको नजर आएंगे। ये चाइना और इंडिया के साथ जो मामला चल रहा है मैकमोहन का, तो कौन मैकमोहन भाई, कौन मैकमोहन, मतलब हमसे बात करो, हम चाइना हैं, आप इंडिया हैं, मतलब कौन मैकमोहन, ठीक है ना। मतलब कौन राजा महाराजा होते थे पता नहीं कश्मीर में, भाई एक कश्मीर है, ठीक है ना, उधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, और एक कश्मीर है, तो इसको कैसे अब कहीं तो इसको रिजॉल्व करना है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ये इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। और ये वो जो कॉलोनीज यहाँ से गई, जब यानी डीकॉलोनाइजेशन हुई इस पूरी दुनिया की, तो वो पीछे अपने एक पक्ष छोड़ गए कि हम यहाँ पे आना जाना लगा रहे हमारा,
लेकिन हम कुछ ना कोई असर डालते रहें। अब यह है कि तो एक तो ये बात हुई इसमें। अच्छा, दूसरी जो बात है कि वो ये लेबनान का अभी जो नेतन्याहू की तकरीर हो रही है, और नेतन्याहू जो है वो अब नेतन्याहू और लेबनान ज़मीनी ऑपरेशन करें ना करें, करें ना करें। अच्छा, यहाँ तक अब पहुँचने के बाद वो गुंजाइश नहीं है कि रुक जाएं, क्योंकि अब आपने ज़मीनी ऑपरेशन करना है, नहीं करना तो उधर से हिजबुल्लाह तो तैयार, उधर से वो जवाब देंगे ना, तो अब आपने उठा लिया कदम, तो अब आपने करना है। तो ज़ेलेंस्की को तो थ्रोन अंडर द बस हो गया। ज़ेलेंस्की जो है, पहले मैं उसका किस्सा आपको सुनाऊं क्या बेचारे के साथ हुआ है, पहले उसको मैं बताता हूँ फिर मैं इधर। ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई कल प्रेसिडेंट बाइडेन से और कैमला हैरिस से, और वो उनका विक्ट्री प्लान जो था वो लेके गए थे, वो ऐसे उफ करके न्यूयॉर्क की फजाओं में जो है वो तहलील हो गया, गायब हो गया वो विक्ट्री प्लान। उसमें एक तो ये था कि नेटो में हमें लेकर आए, दूसरा ये था कि हमें आप डीप इनसाइड रशिया इजाज़त दें वेपन्स यूज़ करने की, तो वो दोनों चीज़ें ठुस। और बल्कि कैमला हैरिस ने उनकी मुलाकात के दौरान ट्रंप को निशाना बनाया कि ट्रंप जो बात कर रहा है कि जी हमें यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहिए और हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ट्रंप तो बिल्कुल यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहता है। अच्छा, वो अब ज़ेलेंस्की सोच रहा है कि भाई एक मिनट, मतलब आपने भी तो मुझे सरेंडर करवा दी, आप ना मुझे वेपन यूज़ करने दे रहे हैं, आपने मुझे वो पैसे दे दिए दोबारा 8 बिलियन अनाउंस कर दिए, 5.5 बिलियन जो एक्चुअली एक्सपायर हो रहे थे कांग्रेस से, वो देने ही थे आपने, तो वो अब अच्छा, तो अब जनाब क्या हुआ, पहले ज़ेलेंस्की के साथ सब सुने तो वो ना वेपन्स की परमिशन मिली, और ये आखिरी मुलाकात गालिबन होगी उनकी। पिछले साल 2 सालों से आप याद करें, जब ज़ेलेंस्की आते थे अमेरिका, कांग्रेस का इजलास हो रहा है, क्या तालियां क्लैप, दुनिया खड़ी हो जाती थी, ओ ज़ेलेंस्की आ गए जनाब, कमांडो जनाब। इस दफ़ा ज़ेलेंस्की जो है वो ये उनकी आखिरी गालिबन था प्रेसिडेंट बाइडेन से इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद आज वो उन साहब से मिलेंगे जिन साहब से उन्होंने परसों, जिन्होंने उनको कहा था कि ये सबसे बड़ा सेल्समैन है दुनिया का, पैसे लेने आ जाता है, अरबों डॉलर लेके चला जाता है, और जो है ये जो है इसको कुछ आता जाता नहीं है, और ये सेल्समैन है सबसे बड़ा। आज उन्होंने ट्रंप से मुलाकात होगी, ट्रंप टावर, ये न्यूयॉर्क में हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है जनरल असेंबली का, तो ज़ेलेंस्की जो है वो आज ट्रंप टावर जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, कैमला हैरिस और बाइडेन से, उसके वापसी हो जाएगी। अब एक तो आज ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो है कि ये नेतन्याहू की तकरीर के दौरान वो मुसलसल डबल यहाँ से मैसेज देते रहे कि जी हाँ मैं बातचीत, क्योंकि ये उन अमेरिकन ने कह दिया ना कि क्योंकि इसमें अरब मुल्क और बाकी मुल्कों के लिए बड़ा एक इशू खड़ा हुआ, खासतौर पर मैक्रों के लिए कि और बाकी के लिए कि आपने ये तो बात सब ने की थी, तो इसने नेतन्याहू ने खुद ही कहा था कि आप अनाउंस करें तो मैं इसको मान जाऊँगा, और उसके बाद नेतन्याहू ने दरमियान में ये बयान दिया वहाँ पहुँचने से पहले कि जी ऐसा है कि मैं वो अभी भी सीज़ फायर, अभी भी बातचीत, अभी भी ये सारा आगे पीछे कर करा के, और तकरीर के बाद मेरा ख्याल है उनकी कोई 1-on-1 एक आध मीटिंग होगी, उसके बाद वापसी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो तवज्जो है गज़ा में, तो जो कुछ होना था वो हो गया। अब गज़ा लिंक है लेबनान के साथ और बाकी जो सीरिया के साथ और ये बाकी अरब ममालिक के साथ। ये मैं आपको सिर्फ बात ही बताऊं कि आज हुतीज़ ने पिछले 24 घंटों में 2 उन्होंने हमले किए हैं। एक तो उन्होंने तल अवीव पे किए, ठीक है, और तल अवीव के ऊपर उन्होंने वो ज़ाहिर है कि उनका डेविड स्लिंग से उसको रोका उन्होंने, लेकिन डैमेज हुए, वो पहुंच गया, क्रॉस करते करते तल अवीव तक पहुंच गया। और दूसरा जो है वो उनका जो अटैक हुआ वो जो बहुत ही यानी एक आप समझें कि एक हैरान कुन बात है ये कि उन्होंने ये कहा कि 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स को उन्होंने आज टारगेट किया है, यानी बहरे अमर में 3 जंगी जहाज़ों को अमेरिका के, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 26वीं स्लाइड रॉयटर्स, ठीक है। यमन हुती से दे टारगेटेड 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स इन रेड सी, और उनके जो ब्रिगेडियर जनरल हैं, ठीक है,
उनके जो ब्रिगेडियर जनरल सारी हैं जो कि इसके यमन आर्म्ड फोर्सेस जो हुती कि यमन आर्म्ड फोर्सेस के जो या सारी, उन्होंने जो प्रेस से बात की, आज मीडिया से बात की, अपना मैसेज छोड़ा, तो उन्होंने उसमें एक तो ये कहा कि तल अवीव, इसको उन्होंने भी मान लिया इस बात को कि जो है वो बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये और वो सारा। अच्छा, नेतन्याहू जो है वो अमेरिका पहुंच के उन्होंने कहा कि हम पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने पहुंचने से पहले कहा कि हम जो है वो बिल्कुल एम्स, ये सीज़ फायर टॉक्स के और इसके और ट्रस्ट प्रपोजल और ये वो सारा। लेकिन ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात जो है वो रॉन डेनमर्ट से हुई। रॉन डेनमर्ट जो है मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, ये पहले पहुंचा हुआ था वहाँ पे, तो उनसे भी हुई, और एमॉस ह्यूस्टन भी थे उस मीटिंग में, उनसे भी अलग मीटिंग हुई, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी रॉन डेनमर्ट की, और रॉन डेनमर्ट से मुलाकात हुई एमॉस ह्यूस्टन की भी, इन सबसे मुलाकात हुई, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी हुई। सेक्रेटरी ब्लिंकन से जो मुलाकात हुई है तो उसका जो एलामिया जारी हुआ है, थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात में ये डर्मर जो है, रॉन डर्मर की मुलाकात, थर्ड स्लाइड, तो उसमें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने दोबारा ये बात कही है, अगर हम इसमें देखें, वो कहते हैं 21 दिन का सीज फायर, इंपॉर्टेंस ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन द 21 डे सीज फायर लेबनान बॉर्डर पे, और ये जो है ये, अच्छा ये अब एलामिया है, ये एलामिया है, ठीक है, और इसमें जो है वो पहला एलामिया आया था बाइडन और मैक्रों का, ये आज आया है सेक्रेटरी ब्लिंकन और मिनिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डर्मर का। और ये जो कौन से मुल्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, यूएई, यूके और कतर, ठीक है, तो 21 दिन का ये उनकी तरफ से आया। तो सुबह जो है वो नेतन्याहू ने ये बयान दिया कि अगर टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने हेडलाइन लगाई, ये फर्स्ट लाइन कि नेतन्याहू सेज कि इजराइल शेयर्स द एम्स ऑफ यूएस ट्रस्ट प्रपोजल आफ्टर रिजेक्टिंग इट। हम इसे मानते हैं, रिजेक्ट भी कर दिया था पहले, इसको मानते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा कई मुल्क चाह रहे हैं कि ये घुस जाए इसराइल, हिजबुल्लाह के ये एक दफ़ा हो जाए लेबनान में ना, कई मुल्क असल में यही चाह रहे हैं कि ये वहाँ पर जाए, घुस जाए, क्योंकि आप देखें ना वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर और वो सारे मसले और गज़ा, वो इधर इन्होंने ब्रिगेड जिधर ले गए, ये ऊपर घुस जाए, तो घुस जाए तो फिर गुरिल्ला वॉरफेयर है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में फिर क्या होता है वो फिर अगला, वो अभी तक हिजबुल्लाह ने अपने पते, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिजबुल्लाह ने अपने पते, इस पर बिल्कुल उनके लोग टारगेट हो रहे हैं, उनका यमन से आया कोई रॉकेट वाला वो हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हिजबुल्लाह को जो है ना, ये नहीं आप देखें ना, या समझो 26 साल या कितने साल में जेल में रह के एक एक चीज़ सीखी है कि मैं बाहर आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, 7 अक्टूबर किया उसने। अब इशू ये है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं सारे, तो वो तो गुर्गे हैं और उनको जाहिर है कि सपोर्ट है इस वक्त दुनिया, ये बड़ी कुव्वतों की भी, ना सिर्फ ये कि इलाकाई कुव्वतों की, बल्कि एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखें तो चाइना और रशिया ने पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, अब मतलब वो बिल्कुल जो है वो, आप ये समझें कि वो उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन और इनको आपस में बुला के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बिठाना, फिर ये तो जा रहे थे ना कि पोस्ट सीज फायर कैसा सेटअप बनेगा पॉलिटिकल। तो एक तरह से आप समझें कि ज़ेलेंस्की को आप कंपेयर करें कि अमेरिका एक तरह से है भी साथ और नहीं भी है, तो अगर हो गया तो हो गया आगे, वरना ये कि थ्रो अंडर, तो बस जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है। उधर वो पुतिन ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर को जो है वो अब ये है कि हम स्ट्राइक करेंगे, अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई नेटो मुल्क की तो हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। ये बात अब बेलारूस ने भी कह दी आज। बेलारूस के जो सदर हैं लुकाशेंको, उनकी तरफ से कहा गया कि बेलारूस के ऊपर भी अगर किसी नेटो मुल्क ने आर्म अटैक भी किया, मतलब किसी और किस्म का अटैक भी हुआ, तो हम न्यूक्लियर यूज़ कर देंगे। हमारी भी अब जो स्ट्रेटेजी वही है जो कि रशिया की है, ठीक है। मतलब रशिया पे न्यूक्लियर मिसाइल की तो बात नहीं हुई थी ना, बात ये हुई थी कि वो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल करे, तो रशिया ने आगे से वो इस्तेमाल आप करेंगे, हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे, और उन मुल्कों पे जो ज़ाहिर है वर्ल्ड पूरी दुनिया पे नहीं, लेकिन ये जो जहाँ से लॉन्च होंगे वो। अब यही बात बेलारूस ने कर दी है, ठीक है। तो वो मुल्क जो हैं वो अब ये है कि वो नेटो में तो हैं, मगर वो नहीं चाहते कि अपने पड़ोस पे, मतलब उनके मुल्कों से असला इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और वो बगैर इस फड्डे में पड़े। और इस वक्त तो ये कि अब सीज फायर कैसे होता है, कहाँ होता है, वो ज़ेलेंस्की साहब जो है वो अपना विक्ट्री प्लान लेके, खुदा जाने विक्ट्री प्लान लेके ट्रम्प के पास जाएंगे। ट्रम्प कहता है ये आदमी हर साल, मुझे लगता है बाइडन और कैमला हैरिस ने उसे कहा कि
उधर ही जाओ, अब हमारी तरफ मत आओ, उधर ही जाओ। वो कह चुका है कि मैं तो 1-2 मिनट में इनकी मदद बंद कर दूंगा इस आदमी की, तो जंग खुद बहुत बंद हो जाएगी। जब मैं पैसे नहीं देंगे हम, तो जंग बंद हो जाएगी और पुराने पैसे भी निकलवाएंगे इससे। मतलब ये ट्रम्प की स्ट्रेटेजी बड़ी जो है ना ज़बरदस्त है। अच्छा, और वही कल जो बात की थी उसने कि ये हिटलर और नेपोलियन ही जीत सकते, तो ये क्या है? जी। अच्छा, तो अब वो ज़ेलेंस्की साहब तो अजीब, उनका एक अजीब सिलसिला बन गया, वो बात नहीं बनी। अच्छा, दूसरी जो मुलाकात है आज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है, और वो होने जा रही है सेक्रेटरी ब्लिंकन और चाइना के वजीर खारजा वांग ली की। वो भी न्यूयॉर्क में हो रही है। मतलब अगर सबसे अब से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कौन सी हैं, तो उनमें से एक मीटिंग ये होने जा रही है जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट और, अच्छा उसमें अब देखें, ये उस वक्त हो रही है मुलाकात जब गज़ा, यूक्रेन, ताइवान का खुदा जाने क्या बनेगा, लेकिन इसी दौरान ईरान को सपोर्ट किया है और चाइना ने, और इसी दौरान जो है वो चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए इसी दौरान। और आज सेक्रेटरी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात होगी, तो देखते हैं कि उसका लामी अकल क्या आता है। तो एक तो सूरत हाल ये बन गई कि वो अब ये जंग चल रही है, रुक रही है, सारे मुल्कों ने लामिया जारी कर दिया। यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने आज एक नया इनिशिएटिव का ऐलान किया है कि हम जो है यहाँ पे एक सऊदी अरेबिया लेड जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए, जिसमें सऊदी अरेबिया होगा, बाकी मुल्क होंगे, यूरोप के मुल्क भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये है सारा सिलसिला कि जो फ़लस्तीन है वो, देखें, लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी तो एक बात है ना इस वक्त कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको लीड कौन करेगा, कौन सा मुल्क लीड करेगा। मतलब जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं दुनिया में, वो चाहे ब्लॉक्स जो हैं वो जैसे भी हों, देखिए जैसे सार्क है, तो सार्क में सारे मुल्क इकट्ठे मेंबर थे। इंडिया ने कहा नहीं हम बादशाह हैं, इंडिया ने कहा तोड़ दो उसको, तोड़ दिया, वो दूसरा बनाया कोई, वो भी गायब हो गए, ब्लॉक सारे तहलील हो गए। तो एक इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं तो उसमें सबकी एक इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स जो है उसमें सऊदी अरेबिया भी है, बाकी मुल्क भी हैं सारे, उसमें जो है वो ईरान भी है, ये भी है, लेकिन ऊपर ये नहीं आप कह सकते कि एक मुल्क उसमें से कमतर दर्जे का है तो दूसरा मुल्क हो। हाँ, चाइना लेड है, हर एक को पता है, चाइना और रशिया लेड है, चाइना लेड है, एससीओ है, एससीओ के कितने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन आप देखें जो भी कहें नाम है उसके शंघाई है। तो इसी तरह से ओआईसी और अरब लीग जो है, तो अरब लीग, अरब ममालिक का एक ब्लॉक है ना, तो उसको लीड किसने करना है, और ओआईसी को लीड किसने करना है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मुल्क 4 मुल्क इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गए हैं। एक ज़माने में इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये मामला था, यानी जब जमाल अब्दुल नासिर और शाह फैसल मरहूम की आपस में नहीं बनती थी, इन दोनों की नहीं बनती थी आपस में, क्योंकि दोनों अरब मुल्कों के बड़े बड़े लीडर्स थे। एक का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था, एक का झुकाव अमेरिका की तरफ था। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है वो, और उसका नतीजा ये यमन के अंदर निकल रहा है, कभी यमन, नॉर्थ यमन, साउथ यमन, कभी ये आपको नज़र आ रहा है सीरिया में, कभी और कहीं नज़र आ रही हैं जंगें। तो ये सोवियत कोल्ड वॉर के दरमियान ये तो बड़ा मरकज़ रहा है ना मशरिक़ वस्ता। अब इशू ये इसमें सारा कि तो लीड कौन करेगा। इस वक्त सारे मुल्क एक साथ हैं, अब ईरान भी है आगे, इसमें सऊदी अरेबिया भी आगे जाएगा। ये नहीं होगा कि ईरान आगे जा रहा है तो सऊदी अरेबिया कहेगा नहीं, सऊदी अरेबिया भी आगे जाएगा, टर्की आगे जाएगा। तो अल्टीमेटली बहुत से प्लेयर्स फ़लस्तीनियों के साथ हैं, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस मरहले पे फ़लस्तीनियों को छोड़ दें, क्योंकि अरब लीग है ना, अरब लीग के अंदर भी तो वो लेकर आए हैं बशारुल असद को, सऊदी अरेबिया लेकर आया है, और चाइना ने दरमियान में मुसालियत करवाई हुई है कि आपस में कोई मुल्क। तो अब जनाब वो CGTN ने खबर ये चला रहा है, CGTN दबरदब 27वीं स्लाइड, यमन हूती से दे टारगेटेड 3 US डिस्ट्रॉयर्स इन रेड सी, चलता जा रहा है। ये CGTN देखे तो मेन वो यही है कि भाई ये आके अमेरिका यहाँ पे 3 डिस्ट्रॉयर्स तो हूतीज़ ने गिरा दिए हैं, बाकी तो छोड़ देना कि अब पैसिफिक वगैरह में जब तक आएंगे वो CGTN ने चलाया जा रहा है। दूसरी जो बात है तो ये है कि अब इसको ये देखना है कि इसराइल को भी अटैक किया उन्होंने, और उन्होंने हूतीज़ ने अटैक किया है अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को। उनकी तरफ से डिनाइल नहीं आया अभी तक, डिनाइल आएगा अमेरिका की तरफ से तो उस पर हम बात कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब एक बात जो है ना, मैं इसमें एक और कहूँ कि देखें, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के, मैं
ज़ाती एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनको ज़ाहिर है वो एक मुल्क के जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। वो सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिले हैं और सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिलकर उन्होंने बात क्या की है और अमेरिका ने आगे से क्या जवाब दिया है। वो ये कहते हैं, ये मैं डेली स्टार को कोट कर रहा हूँ 30 सेकंड, ये देखें, ये होते हैं मुल्क और उनके लीडर्स। अब ये 30 सेकंड स्लाइड देखें आप। यूएस टू हेल्प बांग्लादेश गेट बैक बिलियंस ऑफ डॉलर्स साइफंड अब्रॉड। लूटी हुई दौलत बांग्लादेश की वापस लाने में सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि ब्लिंकन ने श्योर करवाया है डॉक्टर यूनुस को कि हम पैसा लूटा हुआ वापस लाएंगे बांग्लादेश। फिर आप देखें कि ये खबर जो है ये बंगला न्यूज उनकी 24, यूएस टू हेल्प बांग्लादेश रिफॉर्म्स गेट बैक स्टोलन बिलियन डॉलर्स। अमेरिका हेल्प करेगा। लीडरशिप हो ना तगड़ी और साफ सुथरी और अच्छी, तो ये होता है। फिर आप अमेरिका से कहते हैं कि आप हमें कोई कर्जा वर्जा नहीं, आप हमें हमारे पैसे लूटे हुए, अमेरिका हेल्प करेगा। फिर आप देखें ढाका ट्रिब्यून। अब बात यह है कि मतलब मुल्कों की जो वो बात देखें, वो शख्स कैसे बैठा हुआ है। आप डॉक्टर यूनुस के जरा कपड़े देखें, आप वो देसी आदमी है, उसको कोई मैं कोई 3 पीस पहनूंगा, मैं वो अपने देसी कपड़ों में बैठे हैं और कहा थी लूटी हुई पैसे हमारे वापस बांग्लादेश को दें। उन्होंने कहा हम देंगे, हम हेल्प करेंगे आपकी, हम लोन वगैरह नहीं दे, लूटी हुई दौलत दें वापस हमारी, आप उसमें हेल्प करें। अब ये क्या बात हुई। और एक जो है एक बड़ी बहुत, जहां ये खबर सुन के मुझे बहुत है तो पाकिस्तानी आपको लगता है क्या लीडरशिप है क्या। देखिए आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अमेरिका से कह रहे हो, अमेरिका कह रहे हैं हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है, लेकिन एक साथी खबर जो है वो बहुत दुख हुआ है, मैं इस कदर दुख हुआ है वो खबर सुन के। मतलब एक होता है ना कि आप कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करें। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नया IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की मुश्किलात को कम कर सकेगा? कम करेगा। एक जगह से तो हम निकले हैं ना, लेकिन आगे फिर सारी मतलब बाकी अगली कई दिहाइयाँ या सदियाँ जो है वो आई में फंसे रहना है, आगे निकलना है। और वो जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि डॉक्टर यूनुस ने क्या बात की है कि लूटी हुई दौलत हमारी वापस लाएं, अमेरिका कह रहे हम ताउन करेंगे। तो पाकिस्तान में भी करप्शन, सफ़ेद हाथी जो पाले हुए हैं और एलीट कैप्चर और ये सारे मामला जब आप ठीक करेंगे, और छोटी हुकूमत, छोटे साइज़ की हुकूमत से मुराद ये सियासतदानों वाली हुकूमत नहीं, वैसे ही यानी जो अदारे ब्यूरोक्रेसी वो साइज छोटा करें ताकि वो अच्छी गवर्नेंस करें। इतने सारे बेतहाशा महकमे सूबों में, मरकज़ में, खुदा जाने क्या क्या, ज़रूरत नहीं है आपको। आप शॉर्ट करें गवर्नमेंट के साइज़ को और उसके बाद प्राइवेटाइज़ करें और आगे चलें। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये मुझे नहीं पता कि अगले चंद दिनों में कैसे क्या होगा, क्योंकि 2 तारीख से अभी तो SCO का इजलास होना है, लेकिन 2 तारीख से गालिबन मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम पाकिस्तान आ रहे हैं 2 से 4 तक। ये अनवर इब्राहिम साहब यानी मलेशिया, ये महातिर मोहम्मद वाले, ठीक है ना, उनके पहले साथ रहे कई सालों तक, फिर अलग हो गए, फिर सदर बने। तो बड़ी ज़बरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी मलेशिया हमारा, वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त हमारे अच्छे ताल्लुकात उनसे। तो वो पाकिस्तान गालिबन आ रहे हैं, 2 से लेकर 4 तक वो पाकिस्तान रहेंगे। तो मुझे बताएं इस दौरानिया पर ये क्या हो रहा होगा। मतलब मलेशिया है जो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड करता है और पाकिस्तान मलेशिया को अच्छा मतलब एक ताल्लुक है। अच्छा, दूसरा ये कि नेतन्याहू की आज मीटिंग्स शायद अमेरिका में कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। ये अमेरिकन ने कहा है कि बाकी सारी मीटिंग न्यूयॉर्क में कैंसिल हो गई, ये सीज़ फायर और ये जो गुफ अप हुआ सारा। जो अफसोस हुआ, जो अफसोस की बात है बहुत ज़्यादा, देखिए शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस हुसैन, दी पनाह हुसैन, ये हैं जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो है ये हमारे यहाँ जो इस्लाम आया उसमें बहुत बड़ा किरदार सूफिया का इस धरती पे, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इनका ताल्लुक़ सिस्तान से था। और ये बुखारा, समरकंद गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और फिर ये जो है ये कुछ अरसे लाहौर भी क़याम किया दाता साहब, और सैयद अली हजवेरी
रहमतुल्लाह अलैह उनके उनकी जो आस्थान है उस पर भी रहे कुछ देर। फिर ये अल्तमश के दौर में चले गए दिल्ली, और उसके बाद फिर वहाँ से अजमेर शरीफ गए। अजमेर शरीफ का नाम इन्हीं से वाबस्ता है, और वहाँ पर फिर इनका इंतकाल हुआ, और वहीं पर फिर हुमायूं के दौर में इनका जो है वो मज़ार तामीर हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज भी इन्हीं को कहते हैं। और ये कई लोग कहते हैं कि चिश्तिया जो सिलसिला है सूफिया का, उसका आगाज़ इन्होंने किया था। कुछ इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बहरहाल छोड़ दें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो उनके अजमेर शरीफ में, राजस्थान में अजमेर शरीफ, तो वहाँ पर उनकी जो दरगाह है जहाँ पे वो आराम फरमाए, तो वहाँ पर सिख, मुसलमान और क्रिश्चियंस, ये जब बरतानवी राज था। अच्छा, यहाँ तो अकबर बादशाह मशहूर है कि वो कई दफ़ा तो नंगे पैर, और अभी भी वहाँ पे मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम उनके सियासतदान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ये और शख्सियात, वहाँ पे बड़े बड़े उनके सुपर स्टार्स वहाँ पे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हों चाहे वो हिंदू हों। वो अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जो आप वहाँ पे अगर जाएं तो एक होता है ना कि मोहब्बत का दर्स, और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये एहसास होता है कि ये किसी एक जो है वो किसी एक मज़हब से इनका ताल्लुक़ था, यानी ये मोहब्बत का एक एहसास होता है। अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है। तो वहाँ पर अब आप देखें ये मुख्तलिफ फिल्म स्टार्स नज़र आ रहे हैं, ये जनाब वहाँ पे जा रहे हैं, और इसमें इससे कतई नज़र के हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ठीक है ना, तो ये सारे वहाँ पे। अब जनाब जो मैंने कहा था ना कि मेरे लिए इंतहाई कोफ्त और दुख की बात है कि वहाँ पे जनाब हिंदू सेना ने एक पिटीशन डाल दी है अदालत में कि अजमेर शरीफ जो है यहाँ पे एक पहले एक मंदिर था, और ये मंदिर की जगह पे जो दरगाह ये तामीर हुई। मैं हैरान हूँ, आप यकीन करें कि मैं तो पहले मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, यानी बाबरी मस्जिद का वाक़या, ये कैसे मुमकिन है कि अजमेर शरीफ के बारे में ये अदालत ने उसको कहा है कि 10 तारीख को हम इसकी समाअत होगी, भारतीय कोर्ट में इसकी समाअत होगी इस पिटीशन की 10 अक्टूबर से, कि क्या अजमेर शरीफ जो है वहाँ पर एक मंदिर था पहले, यानी 800 साल पहले क्या मंदिर था, उससे पहले कोई मंदिर होता था तो उसको कैसे तलाश करेंगे आप दरगाह की मैं बिल्कुल जो है ना। और ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इससे इस तरह की बातों से हासिल क्या होगा। देखें, बात ये है कि कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ मतलब हमारे यहाँ मंदिर की बेरुमती हो जाए तो उसके ऊपर मुल्क खड़ा हो जाता है पूरा। अभी देखें जो वाक़यात होते हैं मुल्क में, बहुत हमारे यहाँ भी रहा है ये मामला इंतहा पसंदी का, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप देखेंगे उस पर लोग रिस्पॉन्ड खड़े हो जाते हैं, और मतलब है कि उसको पसंद मजमूई तौर पे माशरे में ये जो होता है ब्लास्फेमी के ऊपर, बाकी चीज़ों में भी जो डॉक्टर का वाक़या हुआ है जो सिंध में, पूरा मुल्क खड़ा है उसके ऊपर। अब वो एक है, लेकिन उसको कभी रियासत सपोर्ट नहीं करती, मतलब एज ए रियासत उसे रियासत कंडेम करती है, और वहाँ जी मामला है। अच्छा, अब ये देखें आप, मैं इसके ऊपर हैरान हूँ। जी न्यूज़ 16वीं स्लाइड, अजमेर शरीफ दरगाह और हिंदू टेम्पल। ओ भाई, ये क्या बहस, यानी ये इतनी तकलीफ दे बात है। अजमेर शरीफ जो है ये 16 जी न्यूज़, क्या ये दरगाह थी या यहाँ पे मंदिर होता था? कंट्रोवर्सी, कैसे कंट्रोवर्सी? फिर उसके बाद ANI 15 स्लाइड, अजमेर कोर्ट टू हेयर पिटीशन रिलेटेड टू श्राइन ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा गरीब नवाज। भाई ये आखिर ये मुझे बताएं कि ये जो है, फिर उसके बाद जी न्यूज़ राजनीति, न्यू कंट्रोवर्सी ओवर अजमेर शरीफ हिंदू ग्रुप सीक्स टेम्पल स्टेटस, वहाँ पे भी टेम्पल जो है वो, तो ये मुझे तो यकीन करें कि एक होता है ना कि वो बस मतलब क्या, देखिए अब उसकी बेरूती हो रही है, उसको डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे, उसको बात हो रही है उसके ऊपर, मतलब
हासिल क्या है? वैसे बात चीज़ें होती है ना, आप सोचते हैं कि इससे क्या हासिल होगा। तो मुख्तलिफ जगहों के नाम वाम बदलना वो तो चले, लेकिन अजमेर शरीफ की जगह मंदिर था, ये क्या कहानी है भाई? देखिए ना, ये तो समझ में आती है आपको बात के जी। अच्छा, उसके बाद वो चलें, देखिए ना, जैसे ये मसला है, कुछ इनके लोग गए वहाँ पे कोपेमा, वो अरुणाचल प्रदेश में गए, उन्होंने वहाँ पे जाके चोटी को सर किया, उसका नाम रख दिया, वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा दिया दलाई लामा। अब उसके ऊपर जो चाइना का रिएक्शन हुआ आगे से, चाइना ने आगे से उस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश ये जो उनका राइट पाम 5 फिंगर्स में से एक है। आप लद्दाख से शुरू करें और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएं, और इधर में नेपाल और भूटान और सिक्किम और ये सारा, ये चेयरमैन माओ ने कहा था। अब और अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसको जाहिर है चाइना साउथ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन अपना करार देता है, जंग नाम उसके से पुकारता है। और ये देखें ना, अरुणाचल प्रदेश जो है, अब ये इधर में, ये इस तरफ म्यांमार है पूरा। अगर ये नक्शा देखें ना, तो एक तरफ इनके म्यांमार है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ आसाम, और ये नागालैंड, मणिपुर। तो और ये बहुत बड़ा बॉर्डर, सबसे बड़ा बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश का, आप देखें तो वो आपको मिलेगा या तो आसाम के साथ, या मिलेगा आपको ऊपर चाइना है, ठीक है ना, ऊपर चाइना है, या वो म्यांमार के साथ भी। अच्छा, बहुत बड़ा बॉर्डर है, यानी उसके ईस्ट में तो म्यांमार है। अब इन्होंने जनाब वहाँ जाके कह दिया कि दलाई लामा। अब दलाई लामा कहाँ से आ गए भाई? तो दलाई लामा तो ये जो है, ये फिर एक मसला, यानी ये 24 में चला, न्यू इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ ताकि एक रेफरेंस। चाइना से इसके अरुणाचल इज देयर टेरिटरी आफ्टर इंडियन माउंटेनर्स नेम पीक आफ्टर दलाई लामा। उन्होंने ये नहीं कहा मुजम्मत, उन्होंने कहा हमारा, एक बार ध्यान में रखो, हमारे इलाके में घुस के तुम, अच्छा इस बात के, ये वो पूरा खत्म हो जाता है ना फिर सारा सिलसिला दोबारा। उन्होंने कहा ये हमारी टेरिटरी है, ये नहीं कि मुजम्मत कर रहे हैं इस बात की, नहीं 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 नहीं, ये हमारे इलाके में तुमने हमारे इलाके में तुम घुसे हो। तो अब मसला ये है कि ये इसको करने की क्या जरूरत थी, और ये ज़ैंगनान का इलाका, वो उसको बड़ा सीरियस इस चीज़ को लेते हैं। और फिर उन्होंने याद दिला दिया, इन्होंने कहा होगा जरा टेस्ट करते हैं, वाटर टेस्ट को, पता नहीं, खुद ये बच्चा पार्टी खुद गई, यंग नौजवान थे कोपेमा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अजमेर शरीफ का जो अभी ये शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी बहुत से जो मुसलमान इलाके हैं और हैं उनके नाम तब्दील हो रहे हैं, वो एक अलग इशू है। अजमेर शरीफ एक मंदिर था, ये कोई मतलब मुझे तो ये इसको छेड़ने की, और एक तरह से होता है ना, आग लगा दें मुल्क में, टेंशन फैला दें, और वहाँ पे वो सारे लोग जो जाते रहे इतने सालों में, मोदी साहब भी चादर भेजते रहे हैं वहाँ पे, वो खुद भी चादर भेजते रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी एक हैरान कौन सी बात है। और इसमें अब देखना ये है कि 24-48 घंटों में क्या, एक तो ये है कि ज़ेलेंस्की, रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, अब अभी ये वो है जो यानी होता है ना चैटर, रशियन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि ज़ेलेंस्की को हटा के उसकी जगह यूक्रेन का दूसरा प्रेसिडेंट लाया जाए, और फिर वो पीस टॉक्स की तरफ जाए, ज़ेलेंस्की थ्रोन रहने दो बस। और ये रशियंस कह रहे हैं कि हम तक अमेरिका की तरफ से जो, यानी एक होता है ना कहीं वो होता है, तो वो कहते हैं ज़ेलेंस्की जब जा रहा था तो उन्होंने यहाँ से मैसेज कन्वे किया, न्यूक्लियर ये वो सारा, एक होती है वो पब्लिक में बात होती है, एक वो होती है कि अब नहीं करेंगे आप ये वो सारा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की जो भी पीस समिट होगी आगे फ्यूचर में, अमेरिका और चाइना और बाकी सारे मुल्क, वो ज़ेलेंस्की माइनस होगी, और वो जल्दी हो जाए, मतलब उस पर यूरोप भी तैयार है, सब तैयार हैं कि वो कहते हैं ना एक आदमी बीच में, यार इसको फेंको साइड पे, थ्रो अंडर, तो वो थ्रो अंडर तो बस भी वैसे कमाल का एक आजकल जो ज़बान पे ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो वो क्योंकि जबरदस्त तो हो ही रहा है ना सारा, हर तरफ ही हो रहा है सारा सिलसिला, तो बेहतर है कि थ्रो अंडर तो बस भी तो करते हैं जबरदस्त के बाद किसी को। अब मुझे बताएं ना कि 2 तारीख से अगर आ रहे हैं अनवर इब्राहिम पाकिस्तान, और फिर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पर ये क्या तमाशा लगा हुआ है, मैन मेड क्राइसिस, इसको ठंडा करना पड़ेगा ना सबको, ठीक है ना, पिटिशंस और ये और वो सारा। तो उम्मीद करते हैं कि तवज्जो वहीं जाएगी। आज मेरा ख्याल से आर्मी चीफ कराची में थे, और वहाँ पर बात हो रही, ताजरों वगैरह से मुलाकात हुई है, और उधर जो है वो ये औरंगज़ेब साहब ने, वैसे उनको हम दाद देते हैं,
उन पर तनकीद भी बहुत होती है, मगर IMF के थ्रू उन्होंने जैसे तैसे करके, और अरब ममालिक और चाइना का शुक्रिया, उन्होंने इसमें हेल्प किया। लेकिन ये ना हो कि मतलब ये तकरीबन सूरत हाल आ गई है ना कि उधार मांग के, बकौल शहबाज शरीफ साहब के। तो ये कि अब ऐसी सूरत हाल आनी नहीं चाहिए दोबारा, ठीक है ना। मतलब हो सकता है एक प्रोग्राम दोबारा जाएं हम, लेकिन ये कि उसको करें ना, उसको जो वो बात कह रहे हैं उसको हम ख़त्म करें। और खुदारा ये डॉक्टर यूनुस ने जो बात की है, लूटी हुई दौलत वापस लाओ, ये डॉक्टर यूनुस की कहीं मुझे लगता है इन्होंने कोई मेरी मतलब ये तो देखें, डॉक्टर यूनुस अमेरिकन से कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं हम आपकी हेल्प करेंगे। ये बात होती है ना, मुल्क ऐसी लीडरशिप होती है जो मुल्कों को आगे लेके फिर चलती है, ठीक है ना। और उनके आप देखिए ना, पूरे बांग्लादेश में इस वक्त क्या ज़बरदस्त बात फैल, मतलब वो बंदा कह रहा है कि आप हमारे, ये नहीं कि मदद है, हमारे लूटे हुए पैसे हैं, ये पैसे हैं, ये है, ये दुनिया में, मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ, यहाँ पढ़े बैंकों में, इनमें मैं बात करूँ, आप हेल्प करें। अमेरिका ने कह दिया हम हेल्प करेंगे आपकी, आपका पैसा है, बात खत्म हो गई। तो ये ऐसी लीडरशिप, अब कितना आता है कितना नहीं आता, लेकिन ये बात कहना और अमेरिकन से कहलवाना कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो साइफन हुए, तो अमेरिकन ने माना तो सही ना कि लूटी हुई दौलत इनके मुल्क से लूटी गई, तो हसीना वाजिद तो उन्होंने तो बस, तो ये तो, और उधर ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू करे, देखते हैं कहाँ तक कर लेता है। नहीं हुआ तो हम तो कहेंगे कि भाई हमने तो पहले ही कहा था सीज फायर करो। तो मतलब नेतन्याहू भी हवा में कहीं झूल झाल रहे हैं कि इनको कोई और ले जाए उठा के, या नहीं तो अमेरिकन ही खत्म कर दें, देखेंगे हालात क्या, हम तो चाहते थे आगे पीछे दाएं बाएं करके। और ये भी फारिग, हाँ उससे पहले नुकसान कितना होता है, शहादतें कितनी होती हैं, वो देखना है। और इसी में से मतलब चीज़ें तो सारी फाइनल थी ना, तो बस अब ये मेरे ख्याल से किसी ने उसको कहा है कि तुम जाओ उधर ज़रा जो बचा कुचा रह गया है वो जाके उधर घुसो लेबनान में। फिर अभी स्ट्राइक किया दोबारा बैरूत पे, तो लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव करना है ना। ये स्ट्राइक तो हुतीस भी कर रहे हैं, इनकी स्ट्राइक से जानी जा रही है। उनका एक आध मिसाइल गिर गया इधर तल अवीव पे, अभी तक हिजबुल्लाह ने पूरी पावर शो नहीं की अपनी। तो वो जो है वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में दुआ है कि बस ये, और ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अजमेर शरीफ के बारे में इंडिया में इस तरह की बात हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको वहाँ की तमाम सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी इसको रेस करेगी, और तमाम इसको लोग रेस करेंगे, और इस किस्म की फजूल जो ये पिटीशन और ये जो बहस छिड़ी हुई है, इससे दूर हटाएंगे अपने आप को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने